Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडर्स वीकली। मैं हूँ रिया यादव, आपकी होस्ट एंड दोस्त, एंड आई हैव सैंडी भाई एंड पुष्पेंद्र भाई हियर विद मी टुडे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिटकॉइन और इथीरियम का टेक्निकल एनालिसिस। वी आर गोना डिस्कस इथीरियम के मर्ज पे क्या क्या अपडेट्स है। वी गोना आल्सो डिस्कस हाउ यूनिस्वैप इज नाउ बिकमिंग द लीडिंग डेक्स। वेलकमिंग एवरीवन। हेलो सैंडी भाई, हेलो पुष्पेंद्र भाई, कैसे हैं आप लोग? अरे यार पुष्पा भाई, अच्छा आप कैसे? पुष्पा आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। नाइस नाइस। मार्केट की सिचुएशंस भी थोड़ी बेटर है। वी फाइनली अगेन टच्ड द $1 ट्रिलियन मार्क। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट द मार्केट्स टुडे? अच्छा, ये है बिटकॉइन का। अगर हम बात करें अपडेट की और मार्केट की ओवरऑल से बात करें तो जो कल मीटिंग थी फेड की, उसके आसपास एक पंप देखने को मिला मुझे। मैं पर्सनली ये चाह रहा था कि वो पंप थोड़ा नीचे से आया। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो यहाँ पर आपको, अगर आप शेयर कर सके, हाँ, तो मेरा जो एरिया था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग ट्रेड, वो ये एरिया था। जैसे ट्रेंड लाइन का तो जस्ट फॉर द सेंटीमेंट, एंड ये एरिया था मेरे पास जहाँ से लॉन्ग का ट्रेड बनता। लेकिन खैर बड़ा हो गया, ये एरिया था वो उससे पहले ही रिवर्ट हो गया। और ये अगर देखा जाए, कल यहाँ पे कनाडा में 2:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी, और ये 4 घंटे का चार्ट है। इसको मैं आधे घंटे में डाल दूँ, 1 मिनट क्विकली, तो ये 2 बजे और 2:30, तो ये अभी जो हुआ कल, ये मीटिंग के अराउंड हुआ। इनफैक्ट अगर ये वॉलेटिलिटी देखी जाए तो ये अभी सुबह 8:30 बजे यहाँ पे, मतलब इंडिया के शाम के 6 बजे, जो अभी हमारा यूएस के जीडीपी नंबर्स आए, तो अभी मेरे हिसाब से जब जब ये न्यूज़ और इवेंट्स हैं तो थोड़ा मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में बच के रहना चाहिए, और या हो सके ट्रेड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को सिंथेटिक तरीके से पंप या डंप किया जा सकता है। और ये वो टाइम होता है, अगर आप मार्केट के गलत डायरेक्शन में हो तो आप लिक्विडेट भी हो सकते हो, राइट। ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं, अभी सुबह नंबर्स आए यूएस जीडीपी के, तो उससे ये लगता है कि मार्केट में, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं और लास्ट 2 क्वार्टर से नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो एक डंप देखने को मिल सकता है। अब मैं नहीं कह रहा कि डंप अभी आएगा, इवन दो हम एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। लेकिन यही वो तरीका, यही वो रीज़न होता है जहाँ पर जो वेल्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, वो अच्छा खासा मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना है कि ये हमारा जो एरिया 23,300 से लेके 23,900 का, इसके ऊपर मार्केट डेली में क्लोज हो, और फिर 3-4 दिन अगर हम डेली में देखें कि पहले कितना रिएक्शन, कितने लिए मिल गया था, तो डेली में क्लोज हुआ भी नहीं इससे पहले, इसके ऊपर खाली एक विक बनी। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर मार्केट डेली में क्लोज हो और 3-4 दिन इसके ऊपर अपने सपोर्ट को कंफर्म करे। मतलब कुछ ऐसा हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए ऐसे, और फिर सपोर्ट को कंफर्म करे, फिर यहाँ पे दिखें कि बायर्स आए। तो एक हो सकता है कि ये जो पंप हुआ था, ये एक सिंथेटिक पंप नहीं है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, मेरे लिए मार्केट में, जिस एरिया मार्केट है वहाँ से लॉन्ग के ट्रेड तो नहीं बनते। इनफैक्ट अगर आपने यहाँ पे कोई लॉन्ग की पोजीशन ले ली हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुझे ये लगता है। और अगर मुझे लॉन्ग के ट्रेड देखने हैं टुवर्ड्स 18,700 से लेकर 19,200-300 के बीच में, क्या हो रहा है उस टाइम पर, क्या मार्केट में प्राइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट या नहीं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ मार्केट को भी पर्सनली। Got it. So that was about BTC. Pushpendra bhai, can we quickly talk about Ethereum ka price analysis? श्योर। In the meantime, Sandy bhai, can we talk about what do you think of Ethereum? मुझे लग रहा है कि दोनों के दोनों, बिटकॉइन, इथेरियम, इनफैक्ट पूरी मार्केट, जो न्यूज़ के अराउंड जो पंप आया है, ये थोड़ा ऐसा पंप से बच के रहना है मुझे। और सेम चीज़ इथेरियम में भी हुई है। अगर आप मेरा चार्ट का भी, हम पुष्पेंद्र भाई का चार्ट देखते हैं, लेकिन सेम चीज़ इथेरियम में भी हुई है। और जहाँ पर अभी रेजिस्टेंस है, मोस्ट लाइकली ऐसा भी होता है कि सब कोई सोचे डंप आ रहा है, क्योंकि यूएस की जीडीपी नंबर्स जो है नेगेटिव में है। तो हो सकता है कि अभी बताया था, मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाए, उन जिन्होंने शॉर्ट किया उनके स्टॉप लॉस को हट करे, फिर नीचे आया मार्केट। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है अभी, और यही वो रीज़न है, यही वो एरिया है जहाँ पर देखना है। और जगह लॉन्ग शॉट तो आराम से करते हैं, लेकिन अभी रेजिस्टेंस है, प्लस मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है, दोनों बता रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन यही होता है जहाँ पर मार्केट में असली प्लेयर्स आके उल्टे डायरेक्शन में लेके आते हैं मार्केट को।
सो बेसिकली क्या है कि इथेरियम का सबसे बड़ा अपडेट तो यहाँ पर मर्ज वाला है पहले, लेकिन मर्ज वाले अपडेट को भी फंडामेंटल अपडेट के अंदर कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पर क्विक टीए कवर करते हैं। तो यहाँ पर इथेरियम के साथ में काफी लंबे टाइम से, जैसे अभी संदीप भाई ने भी बताया, बिटकॉइन इथेरियम का चार्ट लगभग सेम ही चल रहा है और सेम तरीके से ही लगभग डंप हुए थे। तो यहाँ पर इथेरियम एक बड़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 1350 के आसपास। और फाइनली क्या है कि जैसे यहाँ पर इथेरियम मर्ज का न्यूज आया और भी कई सारी मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज आई, इसको इथेरियम ने यहाँ पर ब्रेक कर लिया और इथेरियम का प्राइस हिट हुआ यहाँ पर 1628 के आसपास। और लगभग क्या है कि इसी एरिया के अंदर काफी लंबे टाइम से चल रहा है। और जब ये नेगेटिव न्यूज आई थी, जब बिटकॉइन भी डंप हुआ था अब से लगभग 2 दिन पहले, तो यहाँ पर इथेरियम का प्राइस यहाँ पर 1350 के आसपास आया था। तो जो ये पहले रेजिस्टेंस थी, ये बन गई यहाँ पर सपोर्ट, और यहाँ से हमें अगेन बाउंस बैक देखने को मिला। और जो कि बाउंस बैक अभी हमें देखने को मिला है, सीधा सीधा यहाँ पर प्राइस पहुंचा है 1650-60 के आसपास चल रहा है। और ये वो एरिया है जहां पर बिटकॉइन भी लगभग स्ट्रगल कर रहा है अभी की कंडीशन के अंदर, और साथ ही साथ इथेरियम भी। और मार्केट के अंदर सबको लगभग यही उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव होगा, और नंबर भी नेगेटिव आए हैं, न्यूज भी नेगेटिव है, लेकिन मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है। और ऐसा लगभग जब होता है जब मार्केट के अंदर जो वेल्स पूरा माइंड मेकअप कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो शॉर्ट्स हैं उनको लिक्विडेट करना है, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ओपन हुई, और वेल्स हमेशा क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर के अगेंस्ट में जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो वॉच कर रहा हूँ, ये 1650 वाला एरिया वॉच कर रहा हूँ। अगर यहाँ से भी यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, और क्योंकि मर्ज की भी न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है जो कि अभी संदीप भाई एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर, मर्ज एक्चुअली में है क्या और कैसे काम करेगा, क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे इसके। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही हम यहाँ पर 1900 1850 के आसपास का यहाँ पर टारगेट पकड़ सकते हैं। बट अगेन लॉन्ग ओपन करने से पहले अभी मुझे यहाँ पर क्या है कि जो मार्केट के अंदर अभी यूएस की जीडीपी और बहुत सारी चीजें अभी नेगेटिव के अंदर आ रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट नेगेटिव हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी की जो कंडीशन है वो मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल नेगेटिव है, बट मार्केट यहाँ पर जो काफी सारे यहाँ पर फेक ब्रेकआउट मुझे ये देखने में लग रहे हैं। तो ये है यहाँ पर मेरा इथेरियम का एनालिसिस। और अभी संदीप भाई एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये मर्ज होने वाला है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इथेरियम के अंदर, और साथ के साथ मेन नेट के बारे में। तो संदीप भाई, ओवर टू यू। तो अभी तो अभी जैसे जो टीए हो गया इथेरियम का, और जो मर्ज की बात हो, खैर मर्ज तो खैर दूर की बात, सितंबर की बात है। उससे पहले इतने सारे टेस्ट नेट में जो मर्ज हो रहे हैं, जो जिसको पहले तो हम बोलते हैं टेस्ट मर्ज, या फिर हम बोलते हैं शैडो मर्ज या शैडो फोर्क। तो अभी टेस्ट का टेस्ट हो रहा है। हो रहा क्या, कल परसों ट्यूसडे को हुआ था, तो और कुछ घंटे पहले हो गया था, वो वेंसडे का स्केड्यूल था, ट्यूसडे को हो गया। तो ये हो क्या रहा है कि सितंबर में इथेरियम मूव करेगा प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट से प्रूफ ऑफ स्टेकिंग की तरफ, तो पीओडब्ल्यू से पीओएस की तरफ। तो अगर आपको मालूम हो तो इथेरियम अभी कैसे कमाते हैं, हम उसको माइन करते हैं, बिटकॉइन को माइन करते हैं, लेकिन पीओएस आने के बाद ऐसा नहीं होगा। आप जितने इथेरियम माइन मतलब स्टेक करेंगे उतने आपको रिवॉर्ड से मिलेंगे। अभी माइनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ सितंबर में हो, उससे पहले अगस्त 10 के आसपास, वैसे अगस्त 10 की डेट है, आसपास इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले वाला जो शैडो फोर्क था ट्यूसडे को, वेंसडे को स्केड्यूल था, पहले ही कर दिया, और उससे पहले वाले बहुत बार डिले हो चुके हैं। तो अगस्त 10 के आसपास, अगस्त 10 को हमारा एक टेस्ट होगा, टेस्ट नेट पे पूरा मर्ज होगा कि जब हम सितंबर में लाइव जाएंगे तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, जो भी आ सकते हैं वो तो देख चुके हैं पहले, लेकिन उसको सबको टेस्ट कब करेंगे, अगस्त में। उस अगस्त के टेस्ट नेट का जो टेस्ट है उसको उन्होंने भी ट्यूसडे को टेस्ट किया, जिसको शैडो फोर्क भी बोलते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, सोचा है तो आप सोचोगे चलो ठीक होता है, अगर एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है, और हमारा पहले पीओसी होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, फिर आप उसको यूएटी में डालते हो अगर आपने कुछ काम किया, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और फिर आगे वैसे ही डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में डालने से पहले आपका दूसरा मतलब प्रोडक्शन डालने से पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। तो ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर देखा जाए इथेरियम आज की डेट में, आप ERC20 टोकन्स ले लो, ये जितने भी हमारे यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि ERC20 बेस्ड है, ये सब इथेरियम के ऊपर बेस्ड हैं और इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो अगर एक छोटी सी भी गलती हुई इस पूरे मूव में, तो अच्छा खासा इशू बन सकता है, अच्छे खासा मार्केट में, मैं नहीं बोला क्रैश या डंप आएगा, लेकिन अच्छे खासा एक हैवक या एक बहुत ही बोलते हैं ना हॉश पॉश की कंडीशन रहेगी, तो वो हो सकता है। तो उसको ना हो ऐसा, ये टेस्ट और टेस्ट का टेस्ट कर रहे हैं, जो कि अभी लास्ट ट्यूसडे को हुआ। बाकी जहाँ तक है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस में, क्या होगा, दो अलग निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, जिनको एक कम्युनिटी बोलती है कि
POSC अच्छा होगा, एक बोलते नहीं POW ज़्यादा अच्छा है। इथेरियम अपनी जो एक काइंड ऑफ एक उसका हटके कुछ है बाकी चीज़ों से, वो खो सकता है POS में आने के बाद। तो वो सब देखेंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन मेरा टेक ये है कि जिस हिसाब से मैं इथेरियम माइन, आपको भी याद होगा पुष्पेंद्र भाई, जब हम माइनिंग रिग बनाते थे और वो माइन करते थे, उसका एक अलग मजा है। और खैर मजे के लिए नहीं है, हमें तो ब्लॉकचेन की स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए देखना है हर चीज़ ना। तो अगर विटालिक कुछ कर रहा हुआ, सोच के कर रहा हुआ, तो ये है, इसलिए टेस्ट हुआ था। जहाँ तक जो मेरा पॉइंट है, मैं तो POW के ज़्यादा फेवर में था, लेकिन मेरे यहाँ पे तो संदीप भाई, आपको ये नहीं लगता कि जैसे पिछले काफी टाइम से बार बार पोस्टपोन हो जाता है, जब भी इवेंट की डेट नजदीक आती है और हमें देखने को मिलता है कि इवेंट पोस्टपोन्ड हो गया, कभी 6 महीने के लिए, कभी 1 ईयर के लिए, कभी 8 मंथ के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि ये बार वाला भी पोस्टपोन हो सकता है, या आपकी बार विटालिक जी पूरी तरीके से रेडी है कि इस आपके आ बार रहे जैसे हैं? इस बार जैसे टेस्ट टाइम से पहले हो गया, तो अगस्त 10th के आसपास हमें पता चलेगा कि हम कितने रेडी हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर अगस्त 10th वाला, जिसका नाम गोरिल्ली है, ऐसे कुछ है गोरिल्ली, वो अगर होता है पूरा ढंग से, तो फिर हम बोल सकते हैं हाँ हम श्योर है। क्योंकि आप सोचो ना, ये बार बार डिले क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा टास्क है ये। और हो सकता है कि वो एक बार कुछ उन्होंने मिस कर दिया और दूसरी बार उन्होंने देखा अच्छा ऐसा है ये, अच्छा ये चीज़ भी। क्योंकि डेवलपर्स जो हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि कोई भी इकोसिस्टम जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है, वो क्रैश ना करे या खराब ना हो। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, बहुत बड़ा मूव है। यू जस्ट चेंजिंग द नेचर इथेरियम वर्क साइट नाउ, POW से POS साइट। तो ये है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल। ये है। लेकिन और एक चीज और भी है कि कोई भी चीज नए बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना पुरानी माइग्रेशन करने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हाँ, ऐसी होती हैं वो उस टाइम के बेसिस के ऊपर बनाई होती हैं, और वो क्या है कि स्केलेबल नहीं होती। तो या उसको क्या है कि स्केलेबल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर कहीं फेल हुई, फिर वहां से टेस्ट पे गई, फिर टेस्ट वाले ने रिपोर्ट किया कि देखो ये चीज चेंज होकर जानी है, फिर वो दोबारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर अंदर आई, फिर यस, फाइनली जाके वो प्रोडक्शन पे जब आएंगी, उससे पहले क्या है कि और बहुत बड़ा मूव इसलिए भी है क्योंकि सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के ऊपर है। सारे मेजर एग्जैक्टली। आईसीओ आपको याद होगा 2017 2016 में, सारे के सारे आईसीओ सब ERC20 ERC20 ERC20। कुछ ना तो छापो ऐसे 20 में। तो तो हाँ, ये मैं कह रहा ERC20 में हूँ, तो कुछ भी बनता था। हाँ सब कुछ बनता था, इनफैक्ट कुछ क्या सब कुछ ही बनता था। तो यही और रीजन है एग्जिस्टिंग कि यूजर्स भी हैं सारे, तो नहीं एग्जिस्टिंग भाई, यूजर्स को माइग्रेट करना इज आल्सो प्रीटी बिग टास्क। तो हमारे यूजर्स के लिए, जस्ट टू सम इट अप, इथेरियम का जो मर्ज होने वाला है वो सितंबर में होने वाला है, एंड ये काफी बार डिले हो चुका है। पहले जून के बारे में इतनी सारी बातें थी, हम सब बहुत एक्साइट हो जाते हैं बिकॉज इथेरियम मैक्सिमिस्ट ना, बट लेट्स होप इस बार ये कंप्लीट हो। एंड अगेन ऑन टॉकिंग अबाउट इथेरियम, आई थिंक इथेरियम के ऊपर एक और जो यूनिस्वैप का डेक्स है, suddenly it's garnered a lot of attention, and it's leading to be one of the biggest dexes. तो पुष्पेंद्र भाई, सैनी भाई, आपको इस पे क्या कहना है, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ यूनिस्वैप इन जनरल, एंड ये स्विच कैसे हो रहा है धीरे धीरे सडनली टू बिकम द बिगेस्ट एक्सचेंज? सो बेसिकली क्या है कि यूनिस्वैप जब सबसे पहले लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने क्या है कि एक टोकन लॉन्च किया था यूनी, और उस यूनी के बाद में बहुत सारे टोकन ऐसे आए जो लोग यूजर्स को एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और बहुत अच्छे से याद है मुझे कि लगभग क्या है कि सारी कम्युनिटी ने, जिसने भी एक भी बार कोई ट्रांजेक्शन किया था, और चाहे वो भले ही $50 का हो, $100 का हो, उसको फ्री में यूनी मिले थे। उनकी जो वर्थ थी लगभग 2 लाख 3 लाख, मतलब इंडियन रुपीज में बात करूँ, 2 लाख 3 लाख रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मूव था, कि इसके अंदर बहुत सारे यूजर ऐसे थे जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे 5,000 रुपए से, 10,000 रुपए से, लेकिन उनको जो यूनी मिले थे, इतने सारे यूनी मिल गए थे उनको कि जिनकी वैल्यू 2 लाख 3 लाख, और उसके बाद में वो बाइनेंस की लिस्टिंग भी हो गई थी। तो यूनिसेफ अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिसेंट्रलाइजेशन को ज्यादा आगे की तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि वहां पर आप डायरेक्टली बिना किसी लॉगिन पासवर्ड के, आप डायरेक्टली अपना मेटामास्क कनेक्ट करके, ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करके वहां पर आप स्वैपिंग कर सकते हो। और जो यूनी है, यूनिस्वैप है, और यहाँ पर जो डेक्स की अगर हम बात करें स्पेशली, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डेक्स है। अब इनका यहाँ पर NFT के साथ में बहुत सारे, NFT का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं 1 मिनट 1 सेकंड इसका नेम बताता हूँ, सूडोस्वैप। इनके साथ में भी इन्होंने NFT मार्केट प्लेस के साथ में भी पार्टनरशिप करी है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये डिसेंट्रलाइजेशन में लेके जा रहे हैं, और इसी की वजह से क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे, और कहीं ना कहीं एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे अभी बहुत सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, तो ऐसे में क्या है कि जो डेक्स वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगी, और बहुत सारा यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे NFT हैं,
और भी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर डेक्स के ऊपर देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम के लिए। बाकी संदीप भाई, यूनिस्वैप नहीं, बहुत सारे बिल्कुल क्रिप्टो सही बताते हैं। बोला आपने। प्लस आई थिंक एक वेबसाइट है वेल स्टैट करके, तो मैं देख रहा था वहाँ पर, तो जो ज़्यादातर वेल्स हैं अभी वो टुवर्ड्स यूनिस्वैप की तरफ मूव कर रहे हैं। और यही नहीं है, जैसे देखा जाए कि अभी जो सेंट्रल एक्सचेंज के संग हुआ, या जो लोग यील्ड रिटर्न देते हैं वहाँ पर जो बदतमीजियाँ हुई हैं, उसको देखकर लोग डेक्स को, एक अच्छा प्रोजेक्ट डेक्स का जो हो, उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि जो उसकी टोटल लॉक्ड वैल्यू है वो बढ़ रही है। इनफैक्ट एक कंपैरिजन किया गया था कॉइन बेस और यूनी के बीच में, 50-50 स्प्लिट है जो उनके बीच में, जो टोटल लॉक्ड वैल्यू है उसको लेकर। तो ये हैं चीज़ें। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज गलत काम करेंगे या नहीं अकोमोडेट कर पाएंगे डिमांड्स को, और काइंड ऑफ आउट ऑफ बिजनेस जाएंगे, तो एक अच्छा डेक्स या एक अच्छा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ही हमारे लिए एक ऑप्शन है। और यूनी उसमें नंबर 1 है एक तरीके से, राइट? तो और काइंड ऑफ सेंटिमेंट को लेकर ग्रोथ हो रहा है उसका भी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहां पर हम सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, लाइक लिक्विडिटी देख सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर कितनी लिक्विडिटी है, पूरा वॉल्यूम, सारी चीजें वहां पर एक। और प्लस में वहां पर किसी का कंट्रोल नहीं है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हमने आज स्टेकिंग लगाई हुई है, कल को हो सकता है कि वहां पर हमारा स्टेकिंग का पैसा ना मिले, बट डिसेंट्रलाइज के ऊपर वहां पर तो पूरी तरीके से हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन वाला केवाईसी और ये सारी चीजों का चक्कर नहीं है। तो मुझे लगता है केवाईसी कि आई थिंक जो चीज़ हो रही है अभी क्रिप्टो की दुनिया में, केवाईसी इज़ अ बिग फैक्टर एक्चुअली, कि लोग उससे बचने के लिए टुवर्ड्स एक अच्छा स्टेबल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ जा रहे हैं। एक सॉरी। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का फायदा वही है कि आपके पास आपके एसेट्स खुद होते हैं, वर्सेस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज जहां आप अपने एसेट्स नहीं रखना चाहते, आप अपनी एसेट्स की कस्टडी किसी और को देना चाहते हैं। एंड सैनी भाई, आपने टीवीएल का मुद्दा उठाया था। सो फॉर यूजर्स टीवीएल इज टोटल वैल्यू लॉक्ड, और डीफाई लामा के अकॉर्डिंग आई थिंक यूनिस्वैप पे 6.3 बिलियन का टीवीएल है, व्हिच इज अ प्रीटी गुड टीवीएल। तो एंड दैट्स व्हाई आई थिंक धीरे धीरे सबसे बड़ा बनते जा रहा है, एंड काफी ट्रस्टेड भी है, राइट, यूनिस्वैप। एंड हमारे यूजर्स के लिए एक बात बताना चाहेंगे हम कि हमने जो भी सारी चीजें डिस्कस की हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए अगर इससे रिलेटेड आपको नेट पिकिंग करके कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, जैसे इथीरियम अपडेट के बारे में, इथीरियम मर्ज के बारे में, फोक के बारे में। अगर आप कुछ समझना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक डिटेल वीडियो बनाओ। आप जो बोलेंगे हम वो वीडियो पक्का बनाएंगे, शुरू से लेकर एंड तक, की मर्ज है क्या, क्या क्या अपडेट्स हुए हैं मर्ज में अभी तक, एंड आने वाले समय में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। इन जनरल आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं समझना चाहती हूँ आप लोगों से कि इथीरियम मर्ज के बाद व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, इथीरियम में चेंजेस क्या क्या होंगे। साडी भाई, पुष्पेंद्र भाई, हमारे यूजर्स को जरा एक बार ये बता दीजिए। जो जो बेसिक इसके पीछे एक डिबेट है वो यही है कि ये एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि हम माइन नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्लस ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। पर उसके ऊपर भी डिबेट है कि नहीं कैसे। तो मेरे को अभी आई डोंट नो, क्योंकि जैसे मैं बोला कि 2 तरह की डिबेट है, राइट? एक बोला एनर्जी एफिशिएंट और मोर सिक्योर, एक बोलता है कि नहीं, प्रूफ ऑफ वर्क में आप सिक्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप ऐसे ही अपने डिजिटल लेजर को चेंज नहीं कर सकते, राइट? उसके लिए आपको 50% से ऊपर का कंसेंसस लगेगा कि हाँ भाई सही है, हाँ ये चेंज करो, चेंज करो। तो मेरे हिसाब से इसलिए PW पर्सनली मेरे हिसाब से ये सही है। बाकी चेंजेस क्या होंगे ये तो आना टाइम बताएगा, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी। और मे बी तब शार्डिंग हार्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का वो है, वो और उसे अच्छा इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी मेरे हिसाब से और एनर्जी एफिशिएंट, ये मुझे लगता है कि ये इसका पॉइंट है। बिल्कुल, एक तो सिक्योरिटी, और दूसरा अगर हम यूजर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जस्ट एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से उसके लिए कुछ चेंज नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट कि ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाए। और बाकी बैकएंड के अंदर बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि बैकएंड के अंदर तो पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है। और वैसे जैसे संदीप भाई ने कहा, प्रूफ ऑफ वर्क, ऑब्वियसली क्या है कि जो हमारा ट्रस्ट है वो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर ज़्यादा है। और प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हमने पहले से ही हमने माइनिंग करी है, और हमारा पहले से ही यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट रहा है प्रूफ ऑफ वर्क के लिए। Got it. एंड ऑन दैट नोट आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स कवर किए आज के, और इन जनरल मार्केट एक थोड़ा अच्छे बेटर सेंटिमेंट पर क्लोज हो रहा है। लेट्स सी अगले हफ्ते में क्या होता है, एंड फॉर दैट यू हैव टू कम बैक टू दिस सेशन एंड फिगर आउट कि इस हफ्ते क्या हुआ ट्रेडर्स वीकली में और इन मार्केट्स इन जनरल। सो थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र भाई, थैंक यू सो मच सैनी भाई, आई गॉट टू लर्न अ लॉट, मजा आया। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, थैंक यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.